जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग के बीच करवाने वाले हैं मैथ के काफ़ी ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि सभी आप लोग जितने भी छात्र छात्रा 2024 के बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए काफ़ी ही प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपका जितना भी प्रश्न बताएंगे काफ़ी ही सभी महत्वपूर्ण और लाजवाब प्रश्न आप लोग आसानी से सभी को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और इसी तरह का प्रश्न हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप लोगों को इस बार भी 2024 का बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आप लोग का मित्रगण है, सभी के पास आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और जितना भी आप लोग का मैथ का क्लास कराया जा रहा है, सभी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। जो रैखिक समीकरण होता है उसका घात क्या होता है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसका जो x की घात है 1 होता है, उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। यानी 2x ये क्या है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, तो 2 कांस्टेंट, ये कोई समीकरण नहीं होता, लेकिन जहाँ पे x लग जाता है कोई कांस्टेंट के साथ, वो क्या हो जाता है, रैखिक समीकरण। x भी क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो x की घात है जहाँ पे 1 हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोला गया। दूसरा नंबर प्रश्न है कि tan π/2 का मान होता है। tan π/2 यानी कि पाई का मान पहले बताइए कितना होता है। पाई का मान कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री पाई का मान होता है। तो बताइए tan 180/2 यानी कि tan 90 डिग्री, ठीक है। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू सभी को मालूम है इनफाइनाइट होता है, और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है डियर, तो इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न बोला गया कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में है। काफी शानदार और लाजवाब प्रश्न है कि 4, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें प्लस प्लस होता है, यानी दोनों पॉजिटिव टर्म होता है। दूसरे वाले में माइनस और प्लस होता है, और तीसरे वाले में क्या होता है बाबू, दोनों माइनस होता है। और चौथा चतुर्थांश जो होता है उसमें क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। इससे आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव हमेशा बार बार एग्जाम में आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखना कि पहला में दोनों प्लस होगा, दूसरा में माइनस प्लस होगा, तीसरा में माइनस माइनस होगा, और चौथा में प्लस माइनस होगा। देखिए अब यहाँ पे बिंदु दिया गया जो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, किस चतुर्थांश में, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी चौथा चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका चतुर्थ चतुर्थांश बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर दोनों माइनस रहता तो यहाँ पे तृतीय हो जाता, और दोनों प्लस होता तो प्रथम हो जाता, ठीक है। यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वृत्त के केंद्र पे बना कौन होता है। जो वृत्त के जो केंद्र होता है, यानी कि ये वृत्त है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। तो वृत्त के जो केंद्र पे यानी कि ये वृत्त के जो सेंटर है, इस पे जो बना कोण होता है कितना डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना होता है, तो याद रखना कि 360 डिग्री का कोण होता है। यानी यहाँ से जब स्टार्ट होगा बनना तो ये घूल कर फिर यहीं पे बनेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 360 डिग्री वृत्त का केंद्र पे जहाँ पूछा जाए 360 डिग्री आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुलक का भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है बाबू, तो बहुलक को भी अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। तो बताइए इसका जो बहुलक होगा इसमें इसका बहुलक क्या हो जाएगा। 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक किसको बोलते हैं, जिसमें आप लोग नंबर ऑफ टर्म जो ज़्यादा दिखे, जो संख्या आप लोग को इसमें ज़्यादा दिख रहा है वही इसका बहुलक हो जाएगा। काफ़ी ही इस तरह ऐसा प्रश्न काफ़ी ही ईजी होता है, जो विद्यार्थी क्वेश्चन को देख के ही कर सकते हैं। इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या है, तो 5 को आप लोग देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 बार 5 पूछा गया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 का संख्या ज़्यादा आता है तो इसका बहुलक 3 हो जाता है, ठीक है। काफ़ी ही ये इजी प्रश्न है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न का बोला गया कि त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D जो पैरेलल है BC के तथा BC 8 है, BC यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो D का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो D का मान क्या है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज पहले एक बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। त्रिभुज बनाया जो क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और बोला गया कि BC के जो पैरेलल DE है, तो BC के पैरेलल एक मध्य बिंदु से DE हम लोग बना दिए, ठीक है। और ये BC बोला गया 8 सेंटीमीटर। तो बताइए कि यहाँ पे DE का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे D क्या है, D है एक मध्य बिंदु पे स्थित है, किसका,
तो ए बी के। दूसरा क्या है कि हम लोग को ई क्या है, एक मध्य बिंदु पे है किसका, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए सी के। तो बताइए इसका देखिए आप लोग एक वैल्यू दिया गया है और डी का वैल्यू पूछा, तो एक होता है मध्य बिंदु परिमेय। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय क्या बताता है कि यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु परिमेय क्या बताता है कि जो डी होगा वो 1/2 BC का होगा। ठीक है, ये कौन बताता है, तो मध्य बिंदु परिमेय, याद रखना आप लोग को। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु का प्रमेय होता है कि जो डी है अगर वो पैरेलल है बीसी का और ए बी जो एसी के मध्य बिंदु पे है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। तो डी क्या होता है 1/BC, तो 1 लिख दिए 1/2 और बीसी का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 को रख देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिक्का को उछालने को पर एक चित आने की प्रायिकता कितना होता है। तो जब आप लोग सिक्का को देखेंगे तो आप लोग एक साइड चित रहता है, एक साइड पट, यानी एक साइड टेल एक साइड हेड। ठीक है, तो एक सिक्का में तो यही होगा, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना होगा, तो टोटल संख्या यहाँ पे आप पहले बताइए चित आने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ पे टेल आने की प्रायिकता कितना होगा, तो इसमें एक ही बार टेल आ सकता है, तो एक, और टोटल इसमें संख्या कितना है 2, तो यानी 1/2 इसका प्रायिकता हो सकता है, यानी 50% चांस है कि आपका टेल आने की प्रायिकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1/2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर कि एपी दिया गया है 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर, यानी डी का वैल्यू पूछा है। काफी इजी प्रश्न है। तो डी का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो हम लोग जो डी का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, तो A2 - A1, यानी कि जो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पे 10 है और पहला पद 6 है, तो क्या हो जाएगा 10 में से जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका जो सर्वांतर है डी का वैल्यू है वो 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए 10 और माइनस, यहाँ पे देखिए 10 - 4 करना है। ठीक है, क्योंकि 10, 4, 10, 16 ये है, तो दूसरा पद कितना है 10 और पहला पद कितना है 4 है, तो 10 में से जब 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू 6 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कोई भी डिजिट रहेगा आपको बिल्कुल भी हराना नहीं है, आपको आसानी से हल हो जाएगा। दूसरा में से पहला पद को माइनस कर देंगे, आपका जो सर्वांतर है वो निकल कर आ जाएगा, तो इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का जो अनुपात है वो 4:9 है। ठीक है, 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 16 और 9 × 81, यानी 16:81। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि 1/√3 किसके बराबर होता है। तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है वो याद बताइए, 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो देखिए 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है। ठीक है, tan यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए यहीं पे आप लोगों को मिल गया कि tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो वही पूछा गया था कि 1/√3 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, tan 30 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे cos 45 पूछता है तो 1/2 हो जाता है, tan 60 पूछता है तो √3 हो जाता है। ठीक है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इस तरह से आप लोग से पूछा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी हम आप लोग को पढ़ा है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो बीच की दूरी के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है वो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग x2 - x1 प्लस y2 - y1 करते हैं। ठीक है, यही करते हैं। तो पता है इसमें से कितना हो जाएगा x2 - x1 प्लस y1 - y2 करते हैं, तो x2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो x2 बताइए कितना हो जाएगा, x2 यहाँ पे कितना है तो -2 और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे आप लोग बताइएगा तो कितना हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा, तो y2 यहाँ से देखिए 3 - 3 0। ठीक है, दोनों यहाँ देखिए बीच की दूरी निकालना। ठीक है, बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1। आप लोग इसको हल कीजिएगा तो आप लोग फॉर्मूला बताते हैं, तो आप लोग इसको आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या इसका सही आंसर आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोला गया है कि यदि द्विघात बहुपद दिया गया उसका शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया गया है, तो द्विघात बहुपद से पहले हम लोग a, b और c का वैल्यू आप लोग निकाल के बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग द्विघात समीकरण का जो व्यंजक समीकरण होता है ax² + bx + c के आप लोग तुलना करके a, b, c का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, b का वैल्यू देखिएगा तो -1 हो जाएगा, c का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो शून्यांकों का योग होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा। ठीक है, तो शून्यांकों का योग कितना होता है -b/a होता है। तो बताइए माइनस पहले से और b का वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे और a का वैल्यू 1 है, यानी 1 क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दो वृत्त के, ठीक है, दो वृत्त का क्षेत्रफल जो है 4:9 के
अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहला के लिए ले लें, पहला वृत्त के लिए तो पाई r1 स्क्वायर कर दें, दूसरा के लिए लेते हैं तो पाई r2 का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों का कितना है रेशियो 4:9 है। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ से देखिएगा तो r1 r2 का स्क्वायर को जब इधर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर रूट में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r1/r2 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट में हो जाएगा 4/9। अब बताइए r1/r2 का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2:3। 2:3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 2:3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न बोला कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का क्या होता है बताइए। सेक स्क्वायर थीटा -1 आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव मैथ का जो ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादा तो आप लोग को उसमें डायरेक्टली आप लोग का फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है बाबू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 का किसका फॉर्मूला होता है, तो आप लोग को पता है कि टाइन थीटा इक्वल टू जो होता है अंडर रूट होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसका टाइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का आप लोग को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर का क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस टेन 1 माइनस क्या होता है बाबू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि ई कोई घटना है तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये भी फार्मूला आप लोग से प्रोबेबिलिटी में आप लोग पढ़ेंगे तो ये फार्मूला है पीई इक्वल टू जो होता है पीई डैश, ठीक है। पीई डैश इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा पीई डैश का मान कितना था 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग को फिर बहुलक से पूछा गया कि 3 4 7 6 7 9 का बहुलक क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया गया है तो इसमें से बहुलक कौन है, तो देखिए यहाँ पे 7 जो है ये देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, तो इसको मत आप लोग को ऐड कर लेना है। 7 यहाँ पे देखिए तो 3 एक बार है, 4 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 9 भी एक बार, लेकिन आप लोग 7 को यहाँ पे देखेंगे तो 7 कितना बार है बाबू, तो 7 2 बार है, तो इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम दूध भात की तरह एकदम सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग आसानी से सभी प्रश्न को हल कर लेंगे और इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिए और आप लोग एकदम बिल्कुल आप लोग जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका हूबहू इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला कि जब एपी के प्रथम पद 2 एवं सर्वांतर 3 हो तो एपी का तीसरा पद क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का पहला पद यानी ए दिया गया 2 है और यहाँ पे सर्वांतर यानी डी दिया गया 3 है, तो आप लोग से तीसरा पद पूछा गया, ठीक है, यानी 3nवां पद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तीसरा पद पूछा गया यानी 3nवां पद पूछा गया, ठीक है। तीसरा पद पूछा गया तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हम लोग डायरेक्टली जानते हैं, क्या होता है बाबू a प्लस 2 क्या होता है a प्लस क्या होता है बाबू n-1 इंटू डी, तो n कितना है 3 है तो 3 - 1 करेंगे तो 2d हो जाएगा, a प्लस 2d, तो a का वैल्यू कितना है 2 है और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू बताइए। d कितना है तो d कितना है यहाँ पे, तो देखिए d यहाँ पे कितना है बाबू, तो d यहाँ पे दिया गया 3, तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6, बताइए 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी तीसरा पद यहाँ से 8 हो जाएगा। तो 3 पद आप लोग से पूछे, तीसरा पद नहीं पूछा, आप लोग से 3 पद पूछा गया, तो 3 पद किस तरह से निकालेंगे, तो पहला पद 2 है और सर्वांतर 3 है, ठीक है। ए 2 है और सर्वांतर 3 है, तो 3 पद आप लोग को निकालना, तीसरा पद नहीं, तो ए 2 है तो पहला तो हो जाएगा 2 और इसमें हम लोग क्या बोले थे कि जो होता है डी निकालना रहता है तो क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को a1 और d दिया गया है तो a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी d प्लस a2 इक्वल टू a2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए d कितना है 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, यानी 2 5 8 इसका 3 को पद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन π/4, ठीक है। पाई का वैल्यू अभी बताएं 180 होता है, तो 180 को जब 4 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है और माइनस 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक प्रश्न को समझ रहे होंगे सभी विद्यार्थी लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, कोण थीटा दिया गया यानी एंगल को थीटा है उसका त्रिज्यखंड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृत्त बना देते हैं, ठीक है। वृत्त में यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और ये, ठीक है। तो देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है। इस एंगल को हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड बोलते हैं बाबू, ठीक है। तो इसका आप लोग थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या होता है थीटा बाई 360, क्योंकि वृत्त के जो केंद्र पर बना एंगल होता है और 360 डिग्री होता है, तो थीटा बाई 360 करेंगे इंटू और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, तो यहाँ पे थीटा बाई 360 इंटू πr² इसका वृत्त के क्षेत्र
वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या हो जाएगा। विवेचक यानी डी क्या होता है बाबू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसी को तो हम लोग विवेचक बोलते हैं। तो बी का वैल्यू इतना यहाँ पे कितना है, तो -4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, और 4 गुना ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो 2 है, और सी का वैल्यू 3 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से बाबू, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24, 16 माइनस 24 आप लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब आप लोग 16 माइनस 24, ठीक है, 16 माइनस 24 आप लोग चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 बच जाएगा, ठीक है, -8 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, इसमें से कौन सा परिमेय है। तो पाई तो सभी लोग को पता है कि पाई क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या सभी लोग जानते होंगे। √7 भी क्या है, तो √7 को जिस संख्या को हम लोग रूट से बाहर नहीं ला सकते हैं वो ऐसे संख्या को आप लोग सीधा बोल देना कि अपरिमेय संख्या। √7 का कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि 3√3 बाई √2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट परिमेय संख्या आप लोग से पूछा है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो √16, तो 16 किसका होता है, 4 का वर्गमूल होता है, और √25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। तो 4/5 देखिए रूट से बाहर आ गया, तो इसी संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न बोला गया, यदि किसी द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यांकों का योग यहाँ से फिर आप लोग से पूछा गया। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, -b/a होता है, और -b यहाँ से देखिएगा एक माइनस पहले से, और माइनस क्या हो जाएगा, -2/a का वैल्यू वन, तो माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी 2 इसका अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद कौन सा हो जाएगा। देखिए आप लोग से ये भी फार्मूला पूछा गया, अभी हम आप लोग बताए थे कि अगर आप लोग का एनवा पद निकालना है, एनवा पद आप लोग को निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है ए यानी पहला पद, और जो संख्या निकालना है उसमें से एक माइनस करके, और जो सर्वांतर होता है उसको। तो देखिए a + n-1 × d इसका जो रिलेशन बनता है, तो रिलेशन ऑप्शन नंबर बी में इसका बिल्कुल सही रिलेशन दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी से आप लोग देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पहला पद आप लोग दे दिया जाएगा, जैसे 5, सर्वांतर दे दिया गया 3, और आप लोग से एनवा पद पूछेगा तो किस तरह से निकालना। तो देखिए पहला पद 5 ले लेंगे, एनवा यहाँ पे सर्वांतर दिया गया, तो एनवा पद नहीं मालूम है तो n-1 करेंगे, और डी कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग एनवा पद को हम लोग निकाल लेंगे बाबू, ठीक है। तो देखिए चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा जो है वो 4:9 का अनुपात में है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। अभी इस प्रश्न को हम लोग पहले बार भी करवाए हैं आज ही इसी वीडियो में, तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4/9 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श PA और PB खींची गई है, याद हो कि PA 8 है तो PB की लंबाई क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप लोग वृत्त एक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग वृत्त को हम बना देते हैं, एक वृत्त है और वृत्त यहाँ पे है, और यहाँ से बोला गया कि यहाँ के जो मध्य बिंदु है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P, यानी कि बाह्य बिंदु P है, यहाँ सॉरी डियर यहाँ पे P नहीं, यहाँ पे बाह्य बिंदु को P है, और यहाँ से PA और PB यानी कि A और ये B बोल देते हैं, जहाँ से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। याद हो कि PA कितना 8 सेंटीमीटर है, तो PB यानी कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है। इसका लंबाई तो आप लोग याद होगा कि वृत्त के जो स्पर्श के केंद्र से जो बाह्य बिंदु से खींची गई जो लंबाई होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, तो ये भी 8 तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 + tan² θ डायरेक्टली आप लोग से फॉर्मूला पूछा गया बाबू। देखिए 1 + tan² θ आप लोग अभी एक फॉर्मूला बताए थे, क्या था कि tan² θ इक्वल टू क्या था, sec² θ, sec² θ -1, और आप लोग से यहाँ से पूछ दिएगा 1 + tan को, तो 1 को जब इधर ला जाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिएगा यहाँ पे इधर आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 + tan² θ इक्वल टू sec² θ हो जाएगा। तो आप लोग से देखिएगा क्वेश्चन में यही तो दिया गया है, 1 + tan² θ दिया गया, तो किसका हो जाएगा, sec² θ के, तो sec² θ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, ये भी प्रश्न आप लोग अभी हम करवा चुके हैं। तो एक सिक्का को जब उछालेंगे आप लोग तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसमें यही संभावना है। तो इसमें बोला कि टेल आने की संभावना, तो टेल आने की, तो इसमें एक टेल है तो एक आ सकता है, और उसमें कितना है संख्या, तो चित या तो पट यानी हेड या टेल दोनों आ सकता है, तो
1/2 यानी 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न फिर से आप लोगों का वापस आ चुका है, बहुलक का प्रश्न, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है, हमेशा बार बार बोल रहे हैं आप लोग को कि 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या हो जाएगा। इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा संख्या है वही बहुलक हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 को आप लोग देख रहे हैं कि 2 बार है, बाकी सब संख्या एक ही बार है, ठीक है। तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बाबू। काफी इस तरह का प्रश्न आप लोग सभी लोग कर लेंगे, काफी इजी प्रश्न है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते क्या है। बिंदु -1,3 और -5,7 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। फिर आप लोग से बीच की दूरी पूछा गया तो क्या होता है, y1 - y2 के होल स्क्वायर प्लस x2 - x2 के होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप लोग जब इसको आप लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर 36, और इसका आप लोग निकालेंगे तो 7 × 4, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना हो जाएगा बाबू, ठीक है। आप लोग इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग करेंगे तो x2 कितना है, तो x2 इसमें -5 और माइनस कितना हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 आप लोग देखेंगे 7 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो -5 प्लस है कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी आप लोग 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16 + 16 यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, √32। √32 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 4 = 16, 2 × 9 = 32, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। 2 4 1 4 को बाहर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4√2। 4√2 यूनिट यानी 4√2 इकाई जिसको हम बोलते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, 4√2 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में हम 30 प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं, जो कि काफी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये सभी प्रश्न आप लोग को पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसी तरह का प्रश्न हमेशा बार बार एग्जाम में आता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को हम इसी तरह का प्रश्न करवा रहे हैं, ताकि आप लोग जितने भी विद्यार्थी का मैथ वीक है, यानी जिनका वीक हो या ना हो, जिनसे क्वेश्चन कर पाते हैं, जो जिनका डर है मैथ में, तो सभी का डर को खत्म कर सके, ठीक है। तो अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और सभी जितने भी छात्रगण हैं, मित्रगण हैं, सभी के पास इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके PDF पाने के लिए आप लोग को काफी कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस गूगल पे सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे, और आप लोग वहाँ पे सर्च करने के बाद 10th क्लास वाले को ओपन करेंगे, और आप लोग वहाँ से आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी मैंडेटरी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते, आप लोग डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करा कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।